इंफिनिटी करियर इंस्टीट्यूट अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की अगला लेक्चर शुरू करते हैं। आज टॉपिक डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखिएगा, कोई भी मैटर है जिसमें कुछ मास होता होगा, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, ठीक है, वो मैटर, उसके अंदर दो तरह की उसकी नेचर होती है। एक तो होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। डी ब्रोगली ने कहा कि हर मैटर की पार्टिकल नेचर की साथ साथ उसकी वेव नेचर भी है, या किसी वेव की, किसी रेडिएशन की वेव नेचर के साथ साथ उसकी पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट होती है। मतलब एवरी मैटर शो द ड्यूल नेचर। अब पार्टिकल नेचर का क्या मतलब हुआ, वेव नेचर का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, पार्टिकल नेचर का मतलब तो ये हो गया कि कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में, अगर मान लीजिएगा कोई पार्टिकल यदि मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसकी मोशन का एनालिसिस करने के लिए हमको ये जानना होता है कि उसका मास कितना है, मास है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो अगर मोशन कर रहा है तो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमको ये सब चीजें जानना होती है। कब? यदि कोई पार्टिकल चल रहा है तो। और यदि वेव की बात करें, अगर ये वेव है, जैसे अगर वेव की बात कहें, ठीक है, तो हमको ये जानना होता है कि वेव का, कि ये डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है। वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ट्रेवल करती है टी के साथ, तो टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर लेती है, मतलब उसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको जानना होती है। और भी चीजें, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सारी चीजें हमको जानना होती है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मैटर है उसकी पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी जुड़ी हुई होती है। जैसे ही ये बात कही, एक शरारती बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि अंकल, सारी चीजों में तो, दुनिया की हर चीज में तो मैं भी शामिल हूं, मेरे में मास है, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा मास कितना है, मेरी स्पीड, वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम कितना है, इन चीजों का एनालिसिस हो सकता है। मैं तो इस तरह से चलता भी नहीं हूं, मान लीजिएगा वेव की तरह, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरी पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी जुड़ी हुई है? और अगर वेव नेचर जुड़ी हुई है, ठीक है, तो बताएं मेरी वेवलेंथ कितनी है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, इनमें से अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया है। उन्होंने क्या कहा, इसमें से एक चीज उठाई मोमेंटम, पार्टिकल नेचर में से, वेव नेचर में से एक चीज उठाई वेवलेंथ, और इन दोनों को लेकर इसके बीच में एक रिलेशन दिया था, और वो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, कि कोई भी
ये लेमडा क्या है? वेवलेंथ किसकी? मैटर वेव का। मैटर वेव क्या है कि कोई भी मैटर जिसकी पार्टिकल नेचर के साथ जो वेव नेचर भी जुड़ी हुई है, उस पार्टिकल उस मैटर से एसोसिएट जो वेव बन रही है, उस वेव को मैटर वेव कहते हैं। और उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू है एच अपॉन पी। एच है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पी है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेमडा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर ये कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना? तो ये भी चीज हो सकती है। अब वो देखो, बात को सुनो, क्लियर? डॉक्टर कर दो ना यहां तक? थोड़ा सा इसको टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं, देखिएगा। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी है। एच अपॉन पी है, पी है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी हो जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एक फॉर्मूला देखो अपन और भी बना सकते हैं इसका, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक काम कर रहे हैं कि देखो, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एम से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, अब एम वी मतलब पी, तो ये क्या बन गया? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी की वैल्यू क्या होती है? पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी की वैल्यू क्या होगी? रूट 2m के। ठीक है, तो अब फॉर्मूला एक और बन गया, देखिएगा। तो लेमडा बराबर एच अपॉन रूट 2m के। ये वाला भी फॉर्मूला बन गया किसके टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में, मास। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, वेवलेंथ, ये मोमेंटम के टर्म्स में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या क्या बन गए? एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के ई। ये वाले फॉर्मूले बन गए। ठीक है, एक बार के लिए थोड़ा सा वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, डी ब्रोगली ने ये कहा कि कोई भी मैटर जिसकी पार्टिकल नेचर है, उसकी पार्टिकल नेचर के साथ में उसकी वेव नेचर भी जुड़ी हुई होती है। यह बड़े सिंपल वे में ये कहें कि एवरी मैटर शो द ड्यूल नेचर। कुछ जगह पर उसकी पार्टिकल नेचर देखने को मिलती है, कुछ जगह वेव नेचर देखने को मिलती है, और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया। पी जो टर्म्स है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है, ये पार्टिकल नेचर से रिलेटेड टर्म्स है। और वेवलेंथ जो है लैम्डा, वो एक वेव नेचर से रिलेटेड टर्म्स है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को डी ब्रोगली रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? हाइपोथेसिस मतलब जिसके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, ये कही बात है। हाँ, हालांकि इसका प्रैक्टिकली प्रूफ किया था डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस देखिए कैसे करते हैं। क्लियर यहां तक? टप कर दो ना। लेमडा बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन रूट 2m के ई काइनेटिक एनर्जी। ये तो हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। क्लियर? अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में क्या आएंगे, सुनना बात को। पहली कैटेगरी में क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि डायरेक्टली मान लीजिएगा मोमेंटम दे दे, मोमेंटम दे दे तो इससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे डायरेक्टली मोमेंटम दे दे तो एच और पी रख देना। मास और वेलोसिटी दे दे कि मान लीजिएगा कोई पार्टिकल है m बराबर जिसका 50 किलोग्राम मास है
और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है तो v दे दिए। देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएट विद दैट मैटर। ठीक है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा मीटर में या एंगस्ट्रोम में ले सकते हो, नैनोमीटर में ले सकते हो, जिसमें भी आएगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला दे रखा है तो डायरेक्टली ये वाला यूज ले सकते हैं। अब बात सुनना, और कैसे? ए नंबर, द ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के लिए द ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? चार्ज पार्टिकल के लिए तो ध्यान रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, कोई से भी जो चार्ज पार्टिकल होती है उसको सामान्यतः जो एनर्जी मिलती है वो वोल्टेज के जरिए मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए प्लेट रख दी, आपने प्लेट रख दी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट रख दी। अब बताएं, अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा इस पे चार्ज है Q0 और दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल भी कह सकते हो, एक को ग्राउंड कर दिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक प्लेट का पोटेंशियल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल की वजह से जो इस चार्ज पार्टिकल को मिलती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है Q0 इंटू V। ये V क्या है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, बहुत सारे वर्ड यूज में ले सकते हैं। वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। क्लियर? तो फिर फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? तो लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2m Q0 इंटू V। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल के अंदर कि इफ इलेक्ट्रॉन इज accelerated with 100 volt, then find that the Broglie wavelength। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रख दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, प्रोटॉन पे चार्ज हो गया +e, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों में चार्ज की जगह +e ही रखेंगे। क्यों? फर्क इतना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, प्रोटॉन है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, दोनों में एनर्जी तो मिली है दोनों। ठीक है, इसलिए जब भी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो इस फॉर्मूले से, चाहे नेगेटिव चार्ज रखना हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा आपको यहाँ पर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज ही रखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज रख देंगे, m की जगह रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास e रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बताएं अलग अलग न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ही तो चेंज करना है। मान लीजिए दे दिया कि 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब अगला क्वेश्चन आ गया, मान लीजिएगा कि 64 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो सामान्यतः क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे जाते हैं तो या तो आप हर बार यहाँ पर m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिए me 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, Q नॉट की जगह E रख देंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड, ये रखते हैं। या फिर हर बार रखकर ये सोल्व करें, या फिर एक काम करें पहले ये सारी वैल्यू रख रखा तो पूरे फॉर्मूले में रख लेते हैं, v की जगह खाली छोड़ देते हैं, जब वैल्यू आएगी v फॉर्मूले में v की वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। तो उससे क्या है, बड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके में फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो केस 1 देखिएगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज चार्ज्ड पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, तो फिर लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, h अपॉन रूट 2me इलेक्ट्रॉन का मास
E इंटू वी, ये बन गया। ठीक है, अब H की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, E और वोल्टेज, जब ये सारे वैल्यू अगर रखकर सोल्व करें तो वैल्यू आती है 12.27 अपॉन रूट वी 10⁻⁻10 मीटर। ये स्कोर क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है। ठीक है, अब बताएं वही जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि 100 वोल्ट से अगर एक्सेलरेट कराएं तो दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो जब 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं तो रूट में 100 मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही है, बड़े जल्दी आंसर दे दिया वरना तो बच रहे होते हैं। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा दूसरी चीज, अगर यही चीज प्रोटॉन होता तो फिर वापस वही मुसीबत, उतना करो। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन होता तो फिर तो केस टू में इस तरह से लिख सकते हैं, इधर रब कर दिया था। ठीक है, तो केस टू, if charged particle is proton, charged particle is proton, अगर प्रोटॉन है तो यहां पर m की जगह क्या जाएगा, mp, प्रोटॉन का मास, वो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 10⁻⁻27 kg, और चार्ज उसके ऊपर इतना है, h की वैल्यू फिक्स ही है यही। ठीक है, तो अब की बार जब ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2mpe/v। जब ये वैल्यू सोल्व करते हैं तो ये आती है 0.286 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, या 10⁻⁻10 मीटर, या फिर सॉरी प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो लैम्डा पी बराबर क्या बन जाएगा आपकी बार 0.286 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आई थी 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। अच्छा वही क्वेश्चन में अगर बताओ प्रोटॉन को अगर 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं तो दी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो 0.286 अपॉन रूट, ये स्क्वायर रूट में 100 मतलब हो गया 10 मतलब 0.0286 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अच्छा अगर मान लीजिएगा ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की बजाय अगर मान लीजिएगा अल्फा पार्टिकल होता, चार्ज पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है वैसे, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्ली, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम की बात करें 2He4, इसका मतलब इसके अंदर हो गया एटॉमिक नंबर हो गया इसका 2, तो 2 ही प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन हो गया 4 - 2 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर मान लीजिएगा बाहर निकाल दिया जाए, इमिट करा दिया, तो क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्ली, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तो कितना हो गया, 2 प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तो हो जाता है +2e। अच्छा मास, तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रोटॉन का तो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन होता है तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का मास लगभग 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मतलब लगभग 4 प्रोटॉनों के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर अल्फा पार्टिकल की बात कहें तो यहां पर तो लैम्डा अल्फा
h अपॉन रूट 2 m अल्फा q अल्फा और v। तो m अल्फा मास लगभग हो गए 4 प्रोटॉनों के इक्वल, ठीक है। q अल्फा मतलब लगभग 2e, ठीक है। तो जब ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और यदि सोल्व करें इसको तो लैम्डा अल्फा के लिए आता है 0.101 अपॉन रूट ऑफ बी एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो मेनली तो क्या इलेक्ट्रॉन का पूछता है, सबकी किस्मत खराब हुई तो प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल में भी कोई ना कोई आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्विकली फटाफट रिकैप करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा ई मतलब 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। यही प्रोटॉन हुआ तो 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, और यही अल्फा पार्टिकल हुआ तो 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कुछ देखिएगा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते हैं इसके, देखो रब कर दूं यहां तक। देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल have equal kinetic energy, then find ratio de Broglie's wavelength, ठीक है। मतलब आपको लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कैलकुलेट करना है, और क्या कंडीशन देती है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो फॉर्मूला आपको ऐसा लगाओ जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, बजाय क्यू नॉट के, वोल्टेज के, ये, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं रूट 2m, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इसी में, ठीक है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, तो जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है तो उसको कम वोल्टेज की ही नीड पड़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी के लिए जितने प्रोटॉन में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सुनो देखो, तो चलो आप तो ऐसा करो, तो लेमडा अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, या लेमडा पी की जगह क्या लिखेंगे, तो एच अपॉन टू एम पी के ई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये अल्फा पार्टिकल होता तो एच अपॉन रूट टू एम एल्फा के ई। तो अब अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, लगभग तो 4 प्रोटॉनों के इक्वल, तो एच अपॉन 4mp इंटू के। क्लियर है आता, ठीक है। अब देखिएगा ये समझ आ रही है, एम एल्फा बराबर लगभग कितना होता है, 4 प्रोटॉनों की इक्वल, इसलिए रखा है एम एल्फा की जगह। अब देखो आप ऐसे करोगे, या तो आपको लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा निकालना, तो दोनों में डिवाइड कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, आपके आंसर आ जाएगा। या फिर एक चीज और देखो, लैम्डा अल्फा निकालना है तो यहां पे देखो 2 इंटू एम पी और के ई, यहां पे देखो ये 2, ये एम पी और के ई, ये वैल्यू 2 एम पी के ई, ये क्या बन जाएगा, तो इस 4 को बाहर निकाल दो, इस 4 को बाहर निकालने से क्या हो जाएगा, 2 मतलब स्क्वायर रूट में, तो 1/2 एच अपॉन रूट 2 एम पी के ई। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा पी, तो 1/2 लैम्डा पी हो गया, ठीक है। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी बराबर क्या हो गया, 1/2,
लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी, तो लेमडा पी नीचे जैसे उतारेंगे तो 1/2, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा पूछा है ना, क्योंकि पहले प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल देखा है, तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो कि एक मिलता जुलता क्वेश्चन और आता है, उसके अंदर ये पूछ लेते हैं उसमें कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल सेम दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं दी है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन वापस करते हैं। देखो एक बार मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा सा चेंजेस करके फिर इस क्वेश्चन को वापस करते हैं कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड by equal voltage find the ratio, then find the ratio of de Broglie wavelength। तो आपके पास फॉर्मूला कौन किसके टर्म्स में निकालोगे आप? क्या दे दिया? इक्वल वोल्टेज दे दिया V, तो आपके पास फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में लगाएंगे वोल्टेज वाले में, जब V सेम दे रखा तो ये वाला लगाओ। तो अब की बात देखिए, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्या है, h अपॉन रूट 2m/q0v। तो लैम्डा p बराबर क्या हो गया, h अपॉन रूट 2mp इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज हो गया e और p। अब लैम्डा अल्फा h अपॉन रूट 2m अल्फा Q अल्फा इंटू V। अब M अल्फा 4 प्रोटॉनों के इक्वल और Q अल्फा 2e। तो फॉर्मूला लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन रूट 2 m अल्फा की जगह हो गया 4mp इंटू Q अल्फा की जगह हो गया 2e इंटू V। क्लियर यहां तक? अब बताओ सुनो आपको, यहां पे देखें, मतलब 2mpev इसकी जगह लैम्डा p लिख सकते हैं ना। यहां पे देखो इसको ले लें क्या साथ में, मतलब इनको बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया √8, तो √8 मतलब हो गया 2√2, तो 1/2√2 बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा अल्फा 2√2 मतलब √8, और ये क्या बन गया h अपॉन रूट 2mpev, और ये देखो क्या बन गया, ये लैम्डा p अपॉन 2√2। ठीक है, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी तो हो गया 1/2√2, और लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कितना हो गया 2√2/1। ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ कि अगर मान लीजिएगा कोई चार्ज पार्टिकल यदि हुआ तो फिर दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, रब कर दूं। ठीक है, अब दी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन की बात करें। ठीक है, तो न्यूट्रॉन वगैरह इनको जो न्यूट्रल पार्टिकल है इनको एनर्जी टेम्परेचर के जरिए दी जाती है, न कि वोल्टेज के जरिए, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा, टेम्परेचर के जरिए ऐसा नहीं है कि केवल न्यूट्रल पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन को ही दी जा, किसी भी पार्टिकल को जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको एनर्जी दी जा सकती है। तो टेम्परेचर के जरिए चाहे न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं, प्रोटॉन की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल सबको ही दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेनली जो चार्ज पार्टिकल होता है उनको वोल्टेज के जरिए एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा अगर किसी पार्टिकल को लैम्डा बराबर आपके पास क्या है h अपॉन देखिए √2mke, अगर किसी पार्टिकल को टेम्परेचर के जरिए एनर्जी दें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 3/2 kT।
जहां के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.38 माइनस 23 10 जूल पर केल्विन। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए के पूरा लिख रहा हूं, केल्विन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है जो कि आपको केल्विन में ही रखना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी नहीं, फ़ारेनहाइट में भी नहीं, दे रखा है, पहले केल्विन में कन्वर्ट करो उसके बाद, ठीक है। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा बराबर h अपॉन 2m 3/2 kT, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई h अपॉन रूट 3m kT। क्लियर यहां तक, ठीक है। T हो गया टेम्परेचर। अब फॉर न्यूट्रॉन की बात करें, फॉर न्यूट्रॉन, अच्छा चार्ज का तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही मास लगभग इक्वली है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए भी ये इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। m और k की वैल्यू अगर ये रखते हैं, m प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन के लिए आ जाता है 5, प्रोटॉन के लिए आ जाता है आगे 2, तो कोई लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। और k की वैल्यू अगर रखकर जब सोल्व करें, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 25.2 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। टी टेम्परेचर है, किसमें रखना है, केल्विन में रखना है, ठीक है ना। अच्छा वही प्रोटॉन अगर वोल्टेज के जरिए एनर्जी दें तो कितनी आती है 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, अभी वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ टी टेम्परेचर है, केल्विन में रखना है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सामान्यतः एनर्जी होती है 3/2 kT, बुक्स में कुछ जगह ये लिखा है कि कभी कभी जो पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है kT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, kT से भी दी जाती है बजाय 3/2 kT, तो कभी कभी का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो कभी कभी से कोई मतलब नहीं है ये वर्ड्स, इसके बजाय जब मान लीजिएगा, देखिएगा केटी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर ये हमने पढ़ा कि मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में रेंडमली मूव करते रहते हैं अलग अलग उनकी वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी कुछ ऐसी होती है जिससे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये कहे कि पार्टिकल, अगर ये कह दे कि पार्टिकल मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है kT से बजाय 3/2। अब ऐसे केस में जब kT यहां पर रखेंगे तो ये फॉर्मूले में ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2m और kT, तो यहां पर आ जाएगी ये 2m kT। अब ऐसे केस में ये वैल्यू कुछ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, पहले 3m kT जब 2m, तो फिर ये वैल्यू आ जाती है 30.8 अपॉन टी एंगस्ट्रॉम। देखना अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि अगर मान लीजिए किसी आपको कोई टेम्परेचर दे दिया, फॉर एग्जांपल 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेशन करो, कोई कंडीशन नहीं दी है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, पहले केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करेंगे मतलब 400 केल्विन, और टी की जगह क्या रखेंगे 400 केल्विन, लेकिन किस में रखेंगे फॉर्मूला 25.2 अपॉन रूट ऑफ टी एंगस्ट्रॉम में, तो 400 जब रखेंगे तो 20 आ जाएगा, डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला केवल तभी यूज में लेना जब स्पेशली आपको ये कहा जाए कि पार्टिकल मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या इस तरह से कोई वर्ड्स दे रखे तो ही, अदरवाइज यही फॉर्मूला यूज में लेना है बजाय इसके, ठीक है। तो ये तो स्पेशल केस में यूज में लेना है, अदरवाइज आपके लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां तक ये टॉपिक
वेवलेंथ वाला ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। मैं अगले लेक्चर में उस चीज को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।